अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। होश में आते ही उसने अपने दुखते सर पर हाथ रखा। जब हाथ पर कुछ गीलापन सा महसूस हुआ। इस वक्त वो जिस जगह पर मौजूद थी वो कमरा किसी खंडर से कम नहीं लग रहा था। कमरे में रोशनी थोड़ी ऊपर की तरफ बनी खिड़की से आ रही थी। उसने अपना हाथ इस रोशनी में किया जहाँ उसके हाथ पर अब खून लगा हुआ था। उसने अपना दुपट्टा सड़क की दुखती हुई जगह पर रखा। शायद सर कहीं लगने की वजह से चोट लगी थी। वो इस वक्त कहाँ थी? आहान के नकाब की वजह से वो वसी के घर पर ही थी और आज ड्राइवर के साथ वो अपने घर जा रही थी जब रास्ते में गोलियां चलना शुरू हुई थी और गाड़ी इम्बैलेंस हुई, जिसके बाद वो बेहोश हो गए थे। अब होश आया तो इस बंद कमरे में थी। उसने गहरा सांस लेकर खुद को पुरस्कून किया और दरवाजा बजाकर आवाजें देने लगी। वो कहाँ फंस गई थी? शायद कोई उसे किसी गलत फहमी के बिना पर यहाँ पर लेकर आए थे। उसने अपना पर्स ढूंढना चाहा लेकिन वो यहाँ पर नहीं था, लेकिन उसका मोबाइल उसके पास था। उसने शुक्र अदा किया वो अपना मोबाइल बहुत कम पर्स में रहते थे। इस वक्त भी मोबाइल उसकी शर्ट की जेब में ही था। इस बार यकीनन इन लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया होगा जो उसे यहाँ पर लाए थे, वरना अब तक ये उसके पास भी नहीं होता। उसे मोबाइल निकालकर सबसे पहले उस सीरम को कॉल मिलाई, लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा था। दूसरी कॉल उसने मुतसिम को मिलाई जो तीसरी ही बेल पर उठा ली गई। वो सब अभी तक वसी के घर पर मौजूद थे। आज उनका इरादा गांव जाने का था, इसलिए जाने से पहले सब इस वक्त लॉन में बैठे हुए शाम की चाय पी रहे थे। उसके बाद उन्हें निकलना था। आहान कहाँ है आयरा? इस वक्त सभी लॉन में बैठे हुए थे सिवाय आहान के। उसकी गैर मौजूदगी देखकर आलिम ने अपने बराबर बैठी हुई आयरा से पूछा, बाहर गया हुआ है? उसे कहो वापस आ जाए। जाने से पहले उसे भी मिल ले, वरना वो तो ऑफिस के कामों में अब इतना मसरूफ होने रहने लगा है कि बात करने का भी टाइम नहीं मिलता। उसके कहने पर आयरा अपना सर हिलाकर अंदर जाने लगी जब आलम ने उसे फिर से पुकारा, कहाँ जा रही हो? मेरा मोबाइल अंदर है आलम। अच्छा बैठ जाओ, मैं खुद कर देता हूँ। चाय का कप टेबल पर रखकर वो अंदर चला गया जहाँ पर अंदर का मुतसिम का फोन बज रहा था। उसने हैरत से नूर का नंबर देखा। थोड़ी देर पहले तो यहाँ से गई थी, फिर अब क्यों फोन कर रहे थे? हेलो आलम चाचू। उसकी घबराई हुई आवाज सुनकर आलम परेशान हुआ। नूर क्या हुआ? मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या कह रही हो नूर? कहाँ हो तुम इस वक्त? मुझे नहीं मालूम, उसने रोते हुए कहा। मैं नहीं जानती ये कौन सी जगह है। उस सीरम भी फोन नहीं उठा रहे। आप प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। तुम देखो, बताओ तो मुझे कि तुम किस जगह पर हो। वहां पर कोई तो चीज होगी जिससे मुझे जगह की पहचान हो। उसके कहने पर नूर वहां पर जाली से बैठ कर मंजर देखने लगी जहां पर सड़क पर वीरान पड़ी थी और उसे बाहर नजर आता हुआ मंजर बताने लगी, जिसे सुनकर आलम का थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो गया था कि नूर कहाँ है। तुम फिक्र मत करो, मैं बस आ रहा हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कॉल काट कर उसने वहां पर रखकर अपना मोबाइल उठाया और जल्दी से बाहर निकला। जहाँ सब लौंडे अभी तक बातों में मसरूफ थे, इस वक्त इन सबको कुछ बताना सिर्फ परेशान करने वाली बात थी, इसलिए बिना किसी को बताए वो तेज तेज कदम उठाता बाहर निकलता चला गया। मीटिंग से फारग होकर उसने अपना मोबाइल निकाला। मीटिंग के दौरान वो मोबाइल हमेशा साइलेंट पर रहता था। वहां पर नूर की मिस कॉल आई हुई थी। उससे पहले कि वो उसे कॉल बैक करता, उसके मोबाइल पर आलम की कॉल आने लगी जो उसने अगले ही लम्बे पिक कर ली। तुम कहाँ हो? उसकी परेशान आवाज सुनकर उसीरम ठटका। मैं ऑफिस में हूँ, सब हैड है। उसीरम, नूर किडनैप हो गई है? क्या मतलब? आपसे किसने कहा है? नूर कहाँ है? मैं तुम्हें जगह बता देता हूँ, तुम जल्दी से वहां पर आ जाओ। मुझे यकीन है नूर वहीं पर होगी। उसे एड्रेस बताकर आलम ने कॉल काट दी। अपनी गाड़ी की चाबियां उठाकर उसीरम जल्दी से बाहर निकलने लगा जब उसके मोबाइल पर फिर से कॉल आने लगी। उसीरम खान कैसी हो? क्या बकवास करनी है? आसिफ लोग गाड़ी की आवाज सुनते ही उसने बेजार से कहा जब अगले ही पास जहन में जमाका सा हुआ। नूर किडनैप थी और वो उसे कॉल कर रहा था। तुम्हारी बीवी इस वक्त मेरे पास है, क्या चाहिए तुम्हें? नूर नाम है ना? अपनी बकवास बंद रखो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी बीवी की मौत। उसके कहने पर उसीरम तो जैसे तड़प ही उठा था। देखो आसफ, तुम चाहती हो कि मैं सियासत छोड़ दूं तो मैं छोड़ दूंगा, और वो सबूत जो तुम्हारे पास मेरे गलत कामों के हैं मैं वो भी जला दूंगा। किसी को भी नहीं दूंगा। तुम बस मेरी बीवी को कुछ मत करना, उसे जल्दी से कहा जबकि उसकी बेचैनी देखकर आसफ लगारी ने कहका लगाया। मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करने वाला, तुम्हारा बाप ने भी यही किया था, लेकिन मैं तुम्हारे मामले में ये बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारे बाप पर यकीन नहीं है, इसलिए मैं उसे मार दूंगा। तुमने तो कुछ भी किया ना आसफ, तो मैं तुम्हें दर्दनाक मौत दूंगा। अजियत पड़ी। उसे दांत पीसते हुए कहा, बात करोगे अपनी बीवी से? आलम से बात करते उसके दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिली थी। अब वो आ रहा था उसे बचाने के लिए। वो दोबारा उसीरम को कॉल मिलाने लगे जब दोबारा दरवाजा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। उसे जल्दी से मोबाइल छुपा लिया। तो तुम हो?
उसीरम खान की बीवी आसिफ लगारी उसके करीब आकर उसके सामने बैठ गया था, जिस पर नूर ने खुद को पूरा दीवार से चिपका लिया। तुम्हारा शोहर है, तुमसे बात करना चाहता है, उसे बुलाओ, उससे बात करो। उसने फोन नूर के करीब किया, लेकिन वह खामोश थी, जिसकी वजह से आसिफ लगारी ने उसके बालों को अपनी पकड़ में लिया। उसकी सर में चोट तो पहले लगी हुई थी, उसकी इतनी सख्ती से बाल पकड़ने पर चीख उसके लबों से निकले, जिसे सुनकर उसीरा मजीद बेचैन हुआ। उसका बस नहीं चला था कि इस वक्त उड़कर नूर के पास जाए, उसे खुद में छुपा ले। बुलाओ उसे। उसीरा प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए, उसने कपकपाते लहजे में कहा। उससे पहले कि उसीरम कुछ कह पाता, आसिफ लगारी फोन काट चुका था। उसने इत्मीनान से एक नजर रोती हुई नूर को देखा और उठकर बाहर चला गया। उसके जाने के बाद वो अपनी जगह से उठकर दरवाजा खोलने लगी। शायद उस शख्स ने दरवाजा लॉक नहीं किया था, लेकिन वो लॉक था। उसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, जब वहां पर एक और दरवाजा नजर आया। वहां जाकर नूर ने दरवाजा खोला। वो वॉशरूम था, जिसकी हालत इतनी गंदी और खराब हो थी कि नूर का दिल मतली होने लगा। उसकी नजर वहां पर बनी खिड़की के बाहर गई। वो ऊपर की तरफ बनी हुई थी, लेकिन अगर नूर वहां तक पहुंच जाती तो आसानी उसमें से निकल सकते थे। अपने दोनों पांव वॉश बेसिन पर रखकर वो खिड़की खड़ी हो गई, जिसकी वजह से वो आराम से इस खिड़की तक पहुंच गए। उसने खिड़की खोली, जो खुल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कितने अरसे से वो बंद पड़ी है। उसने जोर लगाया और तीसरी कोशिश के बाद ही खिड़की खुल गई। उसने खिड़की से नीचे जानकर देखा। जमीन से थोड़ा फासला तो था, अगर वो कूदती तो यकीनन कहीं चोट लग जा सकती थी, लेकिन इस वक्त यहाँ से निकलने का बस एक यही रास्ता था। जैसे तैसे करके उस खिड़की से निकलकर कूदी, जिसकी वजह से उसकी खाल जगह जगह से छिल चुके थे। सड़क वीरान पड़ी थी। वो वहां से भागने लगी, जब वहां पर गार्ड के ऊपर खड़े एक गार्ड ने उसे देख लिया और देखते ही गोली चला दी। ये उनके मालिक का हुक्म था कि अगर वो लड़की कहीं भागने लगे तो उस पर फौरन गोली चला दी जाए। वो जिस तरफ कूदी थी वो बैक साइड थी और गोली की आवाज सुनकर दूसरी तरफ खड़े गार्ड्स मुतवज्जो हुए, लेकिन यहाँ ऊपर खड़ा बस वो एक वाहद गार्ड था। ठाक की आवाज उसे खामोशी माहौल में गूंजी। नूर ने अपने पेट पर हाथ रखा, जहाँ से खून निकल रहा था। तकलीफ इतनी थी कि खड़े होना भी मुश्किल लग रहा था। वो लाडू में पली हुई थी, जिसकी छोटी सी चोट पर भी पूरी हवेली के अफराद परेशान हो जाते थे। उसके बायु ने कभी उसे कांटा तक चुभने ना दिया था, और यहाँ उसे गोली लग गई थी। कैसे बर्दाश्त करती हुई इस दर्द को। गार्ड्स ने बंदूक का रुख की जानब किया और मजीद गोलियां चलाई, लेकिन इस बार गोलियां नूर के नहीं बल्कि आलम के लगे थे, जो ऊपर खड़े गार्ड की बंदूक का रुख उसकी जानब देखकर किसी ढाल की तरह उसके सामने जगह खड़ा हुआ था। उसने इस वक्त क्रीम कलर का कमीज सलवार पहन रखा था, जिस पर गोली लगने की वजह से सारा खून में बढ़ चुका था। नूर, मेरा बच्चा। तकलीफ से खून बीच कर उसने नूर को पुकारा, जो बेहोश हो चुकी थी। उससे पहले कि वहां मजीद किसी का खून बहता, पुलिस वहां पर आ चुकी थी। आसिफ लगारी तो पहले ही यहाँ से जा चुका था। बाकी वहां पर मौजूद गार्ड्स को पुलिस अपनी हिरासत में ले चुके थे। एम्बुलेंस बुलाओ फौरन। इन दोनों को खून में लथपथ देकर उसीरम चलाया। नूर, नूर मेरी जान, उठो, देखो मैं आ गया हूँ। उसकी भीगी आंखों से नूर के खून में लथपथ वजूद को अपनी बाहों में बढ़कर पुकारा। उसकी आंखें भीग रही थी। पहले माँ बाप को खोकर हो चुका था, अब नूर को खोने की हिम्मत ना थी। उसकी बेरौनक जिंदगी में वह नूर बनकर आई थी, जिसने हर तरफ रोशनी बिखेर दी थी। वो कैसे उसे खोने देता। नूर प्लीज एक बार आंखें खोलो, देखो तुम्हारा उसीरम आ गया है। उठो एक बार, मुझे देखो तो सही। देखना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो खुदा की कसम खुद को भी खत्म कर लूंगा। वो बीके लहजे में उसे कह रहा था, जिसे इस वक्त किसी बात का होश भी नहीं था। एम्बुलेंस के वहां पर आते ही उसने जल्दी से आलम और नूर को उसमें डाला। इन दोनों का खून पहले ही बहुत ही बह चुका था। नूर को एक गोली लगी थी, जबकि आलम को 3। गुमसुम सा वो इस वक्त सर झुकाए बैठा होता, जब अचानक किसी ने उसके गिरे पैर से पकड़कर खड़ा किया। तुम्हारी वजह से हुआ है ना ये सब। मेरी बहन इस वक्त इस हाल में तुम्हारी वजह से है ना। गुस्से से उस पर चिल्ला रहा था और उसीरम घायल दिमागी से उसकी बातें सुन रहा था। माहे, छोड़ो उसे। मुतसिम ने आगे बढ़कर उसे उसीरम को दूर किया। वो सब भी जान चुके थे इस सब के पीछे आसिफ लगारी का हाथ है, जिसका सबसे बड़ा दुश्मन उसीरम खान है। यकीनन उसीरम की वजह से ही उसने नूर के साथ ये सब किया था। कैसे छोड़ दूं नूर, कैसे छोड़ दूं। नूर और बड़े बाबा इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, सिर्फ इस शख्स की वजह से। माहिर, तू मेरे साथ चल। साहिर ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा, जिससे जड्डा करा वह खुद ही गुस्से से वहां से चला गया। साहिर, उसके पीछे जाओ। उसीम के कहने पर वो अपना सर हिलाकर उसके पीछे चला गया, जबकि सरियाम उसीरम के करीब आया। उसने कुछ गलत नहीं किया। उसीरम, नूर की और मेरे बाप की इस हालत के तुम जिम्मेदार हो। तुमने कहा था उसकी हिफाजत करोगे, ये हिफाजत की है तुमने उसकी। वह माहिर की तरह ची नहीं रहा था, लेकिन गुस्सा उसके लहजे से साफ झलक रहा था। याद रखना उसीरम खान, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
وہ کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ اس کے کہنے پر اسینم اسے یہ نہیں کہہ سکا کہ اگر اس کی نور کو کچھ ہوا تو وہ خود اپنے آپ کو ختم کر لے گا۔ بیٹھ جاؤ، اسینم پریشان مت ہو، دیکھنا انشاءاللہ نور کو کچھ نہیں ہوگا۔ متسم نے اسے واپس بٹھایا اور خود اس کے برابر بیٹھ گیا۔ وہ بات تھا اور بائی بھی اس وقت اس کے دو قیمتی رشتے زندگی اور موت کے درمیان میں جھول رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی، اپنے آنسو پر اس نے مشکل سے باندھا تھا۔ اسے تسلی چاہیے تھی، لیکن اس وقت اسے زیادہ تسلی کی ضرورت اسینم کو تھی، جو اس وقت کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے آہستہ آواز میں کہا، جس پر متسم گہرا سانس لے کر آئے گا۔ جانتا تھا وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ آپ نے کہا تھا میں اپنی وجہ سے اس کی جان بھی خطرے میں ڈال دوں گا۔ میں نے ڈال دی متسم انکل، آج نور میری وجہ سے اس حال میں ہے۔ اگر میں اس کی زندگی میں نہیں ہوتا تو آج وہ اس حال میں نہ ہوتی۔ اسیرم، اگر تم میری بیٹی کی زندگی میں نہیں ہوتے تو شاید اتنی خوشباش زندگی نہیں گزاری ہوتی۔ ماہر نے بھی جو کچھ بھی کہا ہے غصے میں کہا ہے، اس کی باتوں کی وجہ سے پریشان مت ہو۔ تم جانتے ہو نا، میں نے اپنی بیٹی کو بہت ہی نازک سے پالا ہے، کسی اور کو اسے سونپتا تو ہمیشہ اس کی فکر رہتی، لیکن وہ تمہارے ساتھ ہے اور یہی بات مجھے ہمیشہ بے فکر رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہاں بیٹھے رہنے سے تمہیں تمہاری نور واپس نہیں ملے گی اسیرم، تو کیسے ملے گی؟ اس نے نظریں اٹھا کر متسم کو دیکھا، نیلی آنکھیں آج ویران اور حالی حالی نظر آتی۔ اللہ سے مانگو، اسے مانگو، اس کی زندگی مانگو۔ اس کے کہنے پر اسلم نے گہرا سانس لے کر اپنی بھیگی آنکھیں صاف کی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آئرا آپی، پانی پی لیں۔ کسمان نے پانی اس کی طرف بڑھایا، کب سے یہاں پر بیٹھی وہ بس روئے جا رہی تھی۔ مجھے نہیں پینا۔ آپ فکر کیوں کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا عالم لالا کو، آپ دیکھیے گا۔ ہاں مجھے پتا ہے کچھ نہیں ہوگا، لیکن میں جب تک انہیں دیکھ نہ لوں مجھے سکون نہیں ملے گا، اس نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا اور گاوے پھسلتے ہوئے آنسو صاف کرنے لگے۔ اے اللہ، میں ایک عام سا بندہ ہوں جو آج تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہا ہے۔ بے شک تو اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ جانتا ہوں میں بہت ہی گناہ گار ہوں، پر تو رحیم و کریم ہے۔ یارا، بے شک تو اپنے بندوں پر ان کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ میں تھک چکا ہوں اکیلے طرح زندگی گزارتے گزارتے۔ نور میری زندگی میں آئی اور اب میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ اللہ، تو میرا سب کچھ مجھ سے لے لے، بس میری نور مجھے واپس دے دے، اسے زندگی دے دے۔ اس کے بنا میرا کوئی وجود نہیں ہے، وہ میری زندگی جینے کی وجہ ہے، جس نے میری زندگی کو روشنی سے بھر دیا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں پھر سے اندھیرے میں چلا جاؤں گا، اور میں پھر سے اندھیرے میں نہیں جانا چاہتا۔ رحم کر مولا، بے شک تو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس وقت وہ روتے ہوئے دعا مانگ رہا تھا، اپنی زندگی مانگ رہا تھا اور دعا میں زندگی جینے کی وجہ مانگ رہا تھا۔ اس پاک ذات سے جو اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنے روتے تڑپتے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دیتا؟ اس وقت وہ ایک ایسی جگہ پر نظر جمائے کھڑی تھی۔ متسم دور سے ہی اسے وہاں پر کھڑے دیکھ کر جا کر اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ وہ اسیم کو دیکھ رہی تھی جو کہ پریئر روم میں بیٹھا ہوا ہاتھ دعا کے لیے انداز میں اٹھائے رو رہا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی نظریں مسلسل روتے ہوئے اسیرم کو دیکھا متسم نے پوچھا۔ وہ اسیرم خان تھا، ایک مشہور سیاستدان، مضبوط مرد جو آج اپنا سب کچھ بلائے کسی بچے کی طرح ایک لڑکی کے لیے رو رہا تھا۔ دیکھ رہی ہو میری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے؟ میں نے ایک بار پڑھا تھا متسم کہ وہ عورت خوش نصیب ہوتی ہے جس کے لیے مرد روتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ میری بیٹی بھی ان خوش قسمت عورتوں میں سے شامل ہوگی۔ اسے نظر اٹھا کر متسم کو دیکھا۔ نور کو کچھ نہیں ہوگا، پتہ نہیں وہ بتا رہی تھی یا پوچھ رہی تھی۔ متسم نے سر ہلا کر نرمی سے اپنے ساتھ لگایا۔ ہماری بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کے باہر نکلتے ہوئے سب بے چینی سے قریب گئے۔ آئی ایم سوری مسٹر خان، ڈاکٹر کے کہنے پر اسینم کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا سکے۔ ایسا لگ رہا تھا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گا، جبکہ ڈاکٹر کی بات سن کر وہاں پر بیٹھے سبھی افراد حیرت میں جا چکے تھے۔ بچہ؟ جی، آپ کی وائف پریگننٹ تھی۔ ڈاکٹر کے کہنے پر اس نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ میری بیوی وہ کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ جی، آپ کی بیوی اب خطرے سے باہر ہے۔ اس کو سکون بڑا سانس لیا اور دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اور عالم انکل، مطلب دوسرا پیشنٹ، ان کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ لوگ بس دعا کریں۔ ڈاکٹر کہہ کر وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ ان کے الفاظ سن کر آئرا نے اپنا دل تھام لیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے نور کے ٹھیک ہونے کی خبر سن کر وہ سب لوگ جہاں مطمئن ہو گئے تھے، وہیں عالم کے بارے میں سن کر اب وہ پھر سے بے سکون ہو چکے تھے۔ اماں سائیں اب صبح سے ایسے بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ کھایا بھی نہیں ہے، پلیز گھر جا کر تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ زریام کے کہنے پر اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، میں عالم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ جب انہیں ہوش آئے گا نا تو میں یہاں ہی نہیں رہوں گی تو انہیں برا لگے گا۔
नहीं लगेगा, बल्कि अगर आपको यहाँ पर देखा तो ज्यादा बुरा लगेगा। आप उनकी वजह से सारा दिन ऐसे बिना कुछ खाए पिए बैठी हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जरियाम। अम्मा साईं, आपको मेरी कसम। जरियाम के कहने पर उसने बेबसी से उसकी तरफ देखा। प्लीज जाएं, वादा करता हूँ जैसे ही बाबा साईं का होश आएगा सबसे पहले आपको इतला दूंगा। प्लीज बैठ जाएं, थोड़ी देर आराम कर लें। जरियाम, अच्छा ठीक है, थोड़ी देर आराम करने के बाद वापस आ जाइएगा, पर प्लीज अभी जाएं। फिर तुम यहाँ से उठना मत और बाबा डॉक्टर से पूछते रहना और मुझे बताते रहना। उसके कहने पर जरियाम ने अपना सर हाँ में हिलाया और आहान के साथ उसे बाहर भेज दिया। उसने आहिस्ता से उसके कमरे में कदम रखा। थोड़ी देर पहले ही उसे रूम में शिफ्ट किया गया था, जबकि होश उसे अभी तक नहीं आया था। उसके करीब जाकर उसीरम उसे गहरी नजरों से देखने लगा। उसने अपना हाथ नरमी से नूर के पेट पर रखा। उसे गोली लगी थी पेट पर। कितनी तकलीफ हुई होगी ना उसकी नूर को, और इस जान को भी जिससे सभी अब तक लाइल्म थे। वो बाप बनने वाला था और उसे पता भी नहीं था। खुशखबरी मिली भी तो तब भी छीन भी गई, लेकिन उसे कोई गिला नहीं था। वो तो खुदा का शुक्र अदा करते करते नहीं थक रहा था जिसने उसकी बीवी को वापस उसे दे दिया था। आंख खुलते ही उसने घड़ी में टाइम देखा, जहां पर रात का 1 बजने वाला था। वो जल्दी से उठी। घर आकर वो बस चंद लम्हों के लिए लेटी थी जब उसकी आंख लगी। उसे हैरत हो रही, वो भला कैसे सो गई। वो जल्दी से उठकर कमरे से बाहर निकली। उसे यहाँ से जाना था। इस वक्त उसे बस आलम को देखना था। हॉस्पिटल पहुंचते वो सीधा इस सड़क पर गई जहां पर वो पहले बैठी हुई थी। इस वक्त भी सब वहीं पर बैठे थे। जरियाम, आलम कैसी है, उन्हें होश आ गया? उसने जरियाम के पास आकर जल्दी से पूछा। अम्मा साईं, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैंने कहा था ना कि मैं आपको खुद फोन करूंगा। तुम मुझे बताओ, आलम ठीक है? जी वो ठीक है, लेकिन अभी होश नहीं आया। डॉक्टर ने चेक कर रहे हैं। वो उसे बाकी की तफसीर बताने लगा। जब नर्स आईसीयू से निकलकर तेज कदम उठाती वहां से चली गई, एकदम से जैसे वहां पर भगदौड़ मच चुके थे, जिसको देखकर आयरा का दिल डूबा जा रहा था। ये सब क्या हो रहा है जरियाम? उसने घबराकर जरियाम का बाजू हिलाया, लेकिन उससे पहले कि उसे कोई तसल्ली भरा जवाब देता, डॉक्टर रूम से बाहर निकले, जिन्हें देखकर आयरा जल्दी से उनके करीब गई। डॉक्टर, मेरे हस्बैंड कैसे हैं? आई एम सॉरी मिसेस आलम, हमने पूरी कोशिश की लेकिन उनकी इतनी जिंदगी थी। आयरा सुन होते हुए दिमाग के साथ ही उनके कहे हुए लफ्ज सुन रहे थे। आई एम सॉरी, कितना आसान होता है ना ये लफ्ज कहना, चाहे भले सामने वाले की सारी जिंदगी उजड़ जाए। होश में आते ही वो जल्दी से अंदर गए, जहां पर आंखों के साथ ही आलम का बेजान वजूद पड़ा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और आज तो उसका डिम्पल भी गायब था। आलम, उसके करीब जाकर आयरा ने कपकपाते हाथों से उसके चेहरे को छुआ। आलम उठे, देखें डॉक्टर क्या कह रही है? मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, प्लीज उठें। उसका चेहरा थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश करती, लेकिन वो कैसे उठता? वो जा चुका था। आयरा, वो मर चुका है। उसकी हालत देखकर उस सीरम ने कहा। उसे बताना चाहा कि आलम शाह अपने ही रहा, लेकिन आयरा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो बस रोते हुए आलम को उठाने की कोशिश कर रहे थे। उसके आंसू आलम के चेहरे पर गिरे थे, लेकिन आज वो हमेशा की तरह उसके बहते हुए आंसू देखकर तड़पा नहीं था। तो तुम मेरे लिए रो, इसके लिए क्या मुझे मरना भी पड़ेगा? तुम्हें मेरे प्यार की कदर नहीं है आयरा, कदर कर लो उससे पहले कि देर हो जाए। उसे आलम की बातें याद आ रही थी, जिन्हें याद करके उसके रोने में मजीद इजाफा हो रहा था। आलिम प्लीज उठे ना, मुझे अपना डिम्पल दिखाए, प्लीज उठ जाए। कभी आपको बात नहीं टालूंगी, कभी आपकी बात को नहीं टालूंगी, जो कहेंगे वो करूंगी, बस आप उठ जाएं। उसकी हालत देखकर वहां हर किसी की आंख भीग रही थी, लेकिन उसे चुप कराने का हौसला किसी में नहीं था। जरियाम अपने आंसू साफ करके आगे बढ़ा, उसे आलम से दूर किया। अम्मा साईं, बाबा साईं अब नहीं रहे, तुम कैसे ये बात कह सकती हो? उसके कहने पर जरियाम चिया। इस वक्त आयरा को नरमी से कोई बात समझ में नहीं आई थी। अम्मा साईं मर चुके हैं, बाबा साईं चले गए हैं हमें छोड़कर। जरियाम, नहीं ऐसा मत कहो। उसे दूर होकर वो वापस आलम को उठाने की कोशिश करने लगे, जब जरियाम ने उसे वापस खींचकर मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। जरियाम, छोड़ो मुझे। अम्मा साईं, वो मर चुके हैं, अब वापस नहीं आने वाले। वो किस तरह इन लफ्जों को अदा करा था ये सिर्फ वही जानता था। उसके कहने पर आयरा के रोने में मजीद शिद्दत आई। वो हिचकियों के साथ रो रही थी और जरियाम बस जब से उसे अपने सीने से लगाए खड़ा। उसने बिगी नजर से आलम को देखा, जब वहां पर खड़े वार्ड बॉय ने चादर उसके चेहरे तक डालकर उसका चेहरा छुपा दिया। जरियाम ने अपनी आंखें जोर से मीच ली, जिसकी वजह से आंखों में बैठे हुए आंसू गाल पर बह निकले। ये मंजर दुनिया का सबसे खौफनाक मंजर लग रहा था। आलम शाह नहीं रहा था, वो चला गया था और अपने साथ जुड़े कितने रिश्ते बिखेर गया था। आलम,
उसने हड़बड़ा कर उठी, सारा वजूद पसीने में भीगा हुआ था जबकि दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो ख्वाब देख रही थी, एक खौफनाक ख्वाब। आंख खुलते ही उसने घड़ी में टाइम देखा, जहाँ रात का 1 बजने वाला था। वो जल्दी से उठी, घबराकर वो बस चंद लम्हों के लिए लेटी थी। जब उसकी आंख लगी, उसे हैरत हो रही कि वो भला कैसे सो गई। उसे ये नहीं पता था कि हॉस्पिटल के दरमियान उसे पानी में नींद की गोली डालकर उसे दे चुका था, जिसकी वजह से वो इतने आराम से सोए थे। वो जल्दी से उठकर कमरे से बाहर निकली। उसे यहाँ से जाना था। इस वक्त उसे बस आलम को देखना था। उसी ने हॉस्पिटल के बाहर खड़ा फोन पर बात कर रहा था जब उसके फोन रखते ही माहिर उसके करीब आया। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बदतमीजी का मुजाहरा किया था। उसके कहने पर उसी ने मुस्कुराते हुए अपना सर नफी में हिलाया। नहीं, तुम अपनी जगह पर सही थे। मैं जानता हूँ अपनों को खो देने का दुख क्या होता है। इस वक्त तुम्हारी कैफियत क्या थी मैं समझ सकता हूँ। मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा। अच्छा, फिर नूर से ये बात डिस्कस तो नहीं करोगे ना? मतलब माजत इस वजह से हुई है ना कि मैं नूर से ये सब ना कह दूँ? नहीं, बाद में मुझे खुद भी अपने रवैये का एहसास हुआ तो कह दिया। हाँ, लेकिन नूर को पता चला कि मैंने उसके शो को ये सब कहा है तो यकीनन अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई माहिर, मैं नूर से कुछ नहीं कहने वाला। चलो अंदर चलते हैं। मोबाइल जेब में डालकर वो माहिर के साथ ही अंदर चला गया। जरियाम, आलम कैसी हैं? वो ठीक तो है ना? उन्हें होश आ गया? हॉस्पिटल पहुंचते हुए तेज तेज कदम उठाती जरियाम के पास गई। अम्मा साईं, आप इस वक्त यहाँ पर क्यों आई हैं? सुबह आ जाती है। आलम कैसी हैं बताओ मुझे। वो बिल्कुल ठीक है, होश नहीं आया, लेकिन अब वो खतरे से बाहर हैं। उसके कहने पर आलिया ने सुकून बड़ा सांस लिया। मुझे उनसे मिलना है, अभी उन्हें देखना है। उसके कहने पर जरियाम अपना सर हाँ में हिलाकर उसे उस कमरे की तरफ लेकर गया जहाँ पर आलिम को शिफ्ट किया गया था। कमरे में दाखिल होते ही उसे बेड पर लेटे आलम को देखा, जिसका वजूद पट्टी में बंधे हुआ था। आयरा उसके करीब गई, उसे कुर्सी बेड के पास खींच कर बैठ गई। जब तक आलम को होश नहीं आना था तब तक उसे भी इत्मीनान नहीं होना था। उसने आलम का हाथ अपने हाथ में लिया और नरमी से उसके हाथ पर अपने लबड़ा दिए। चंद आंसू उसकी आंखों से बह निकले, जिन्हें साफ करके उसने अपना सर आलम के हाथ पर आ दिया। अभी कुछ देर ही उसे लेटे हुए थी जब आलम की आवाज उसके कान में पड़ी। क्या हालत बना रखी है आयरा, उजरा चमन लग रही हो। उसकी आवाज सुनकर आयरा ने झटके से अपना सर उठाकर उसको देखा, जो उसकी तरफ ही देख रहा था। आप ठीक हैं आलम? हाँ, मैं ठीक हूँ। नूर कहाँ है? वो कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है आलम। और तुम कैसी हो? आलम की रोई रोई आंखों को देखकर पूछा। मैं ठीक हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ। पता है आपने हम सबको कितना डरा दिया। क्या बात कर रही हो? तुम वाकई में डर गई थी? उसे 3 गोलियां लगी थी। इस वक्त वो जख्मी था, लेकिन उसके चेहरे पर तकलीफ का नामो निशान नहीं था। वो आराम से बातें कर रहा था। हाँ, मतलब तुम मेरे लिए भी रोई थी? उसके कहने पर आयरा ने हैरत से उसको देखा। ये बात करने का भला क्या मकसद था? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं रोई। ये तो गलत बात है। उस सीरम के बाप के मरने पर तुम तो रोई थी। आलम, अब फजूल बातें करना बंद करें। आपको आराम करने की जरूरत है। सुकून से सो जाएं। मेरा सुकून तो तुम लूट चुकी हो। क्या तुम वाकई मेरे लिए नहीं रोई थी आयरा? मतलब तुम वाकई में मरना पड़ता है तब तुम? आयरा, मतलब मुझे वाकई में मरना पड़ता तब तुम? उसने बेख्तियार अपना हाथ आलम के लबों पर रखा। रोई थी मैं आलम, आपकी हालत देखकर रोई थी। एक पल के लिए भी मुझे सुकून नहीं मिला था। मिलता भी कैसे? आप तकलीफ में जो थे। अब अपनी इन बातों से आप मुझे मजीद तकलीफ दे रहे हैं। ओके सॉरी, ओके सॉरी, मतलब सॉरी। उसके कहने पर आयरा ने हल्का सा मुस्कुराकर अपना चेहरा झुका लिया। आलम ठीक था और उसे ठीक देखकर अब वो भी बिल्कुल ठीक हो चुके थे। वैसे सच में रोई थी या ऐसे ही कह रही थी? उसके फिर से वही बात कहने पर आयरा ने झंझलाकर उसके बाजू पर हाथ मारा, जिससे आलम के चेहरे पर तकलीफ दे तासत आई और आयरा को अपनी बेइख्तियारी का एहसास हुआ, क्योंकि एक गोली उसके बाजू पर लगी थी। सो सॉरी, आप ठीक है? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तेजी से कहती वो वहां से जाने लगी जब आलम ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ ही रहो। लेकिन आपको दर्द हो रहा है। तुम हो ना मेरे दर्द की दवा। आप सो जाएं आलम। आयरा के कहने पर उसने शराफत से अपनी आंखें बंद कर ली, जबकि हाथ में पकड़े आयरा के हाथ पर उसकी गिफ्ट मजीद सहत कर ली।